आइए हिमालय के भूगोल के इस बेहतरीन और क्रिस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अगर कोई भी एसएससी या किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो हिमालय के इन भारी भरकम फैक्ट्स को समझना और याद रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। हमारा फोकस रहेगा पहाड़ों के प्रकार और उनका बनना। फिर हम हिमालय की अलग अलग रेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद नदियों के हिसाब से उनका बंटवारा और कुछ खास पहाड़ियां देखेंगे। फिर बात करेंगे कुछ बेहद ज़रूरी पहाड़ी दर्रों की। और आखिर में नॉलेज को पक्का करने के लिए एक छोटा सा एसएससी प्रैक्टिस टेस्ट। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों के प्रकार और उनके बनने की उस विशाल प्रक्रिया के बारे में। अब फोल्ड माउंटेन्स यानी वलित पर्वतों को समझना है तो एक बड़े और मोटे कालीन के बारे में सोचिए। जब हम उस कालीन को दोनों तरफ से बीच की ओर धकेलते हैं तो क्या होता है? बीच का हिस्सा अपने आप मुड़कर ऊपर उठने लगता है और उसमें विशाल सिलवटें पड़ जाती हैं, है ना? ठीक इसी तरह जब धरती की दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जमीन मुड़कर ऐसे ही ऊंचे पहाड़ बना देती है। और ब्लॉक पर्वतों का क्या? इसके लिए इमेजिन कीजिए एक टूटा हुआ कंक्रीट का फुटपाथ। जमीन के अंदर जो बड़े बड़े क्रैक्स या फॉल्ट्स होते हैं, उनके कारण कभी कभी जमीन का एक बड़ा ब्लॉक सीधे ऊपर की तरफ उठ जाता है और उसके ठीक बगल वाला हिस्सा नीचे धंसकर घाटी बन जाता है। वहीं ज्वालामुखी पर्वतों का कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है, एकदम किसी लेयर केक की तरह। ये हजारों लाखों सालों में तब बनते हैं जब धरती के मेंटल से उबलता हुआ तरल मैग्मा बार बार फूटकर सतह पर आता है और लावा के रूप में परत दर परत जमता चला जाता है। अब एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही क्रूशल अंतर समझना जरूरी है। एक तरफ हैं ऊंचे आसमान छूते हिमालय जैसे युवा वलित पर्वत जो बस कुछ मिलियन साल पहले बने हैं, और दूसरी तरफ है भारत की अरावली रेंज। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं जो अब समय के साथ कट छटकर काफी छोटे हो गए हैं। अब ये सोचकर हैरानी होती है ना कि एक समंदर की जगह दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ कैसे बन गए। इसके तीन बड़े क्रमिक चरण हैं। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स आपस में टकराईं तो उनके बीच का प्राचीन टेथिस सागर हमेशा के लिए बंद हो गया और उसी समुद्र तल पर मौजूद तलछट या सेडिमेंट्स मुड़कर ऊपर उठे, जिससे आज का हिमालय बना। ये टेथिस सागर वाला पॉइंट कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद आइए हिमालय की विशाल पर्वतमालाओं को थोड़ा करीब से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ये कैसे फैली हुई हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलें तो सबसे पहले मिलता है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। एसएससी के लिए यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आती है काराकोरम रेंज, जहां दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 मौजूद है। फिर है लद्दाख रेंज और उसके बाद जास्कर रेंज, जिसका सबसे ऊंचा पॉइंट कामेट चोटी है। इसके ठीक नीचे है महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। इसे तो रटना ही पड़ेगा। यहीं पर है माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर की चौंका देने वाली ऊंचाई पर खड़ा है। और एक बहुत ही मजेदार फैक्ट, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को स्थानीय लोग प्यार से सागर माथा के नाम से बुलाते हैं। 5700 मीटर, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये काराकोरम रेंज में मौजूद सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई है। ये जगह पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी हाईएस्ट बैटलफील्ड के तौर पर जानी जाती है। एग्जाम में स्ट्रेटेजिक लोकेशन से जुड़े ऐसे फैक्ट्स पक्का आते हैं। और अगर थोड़ा और नीचे की ओर आएं तो हमें मिलते हैं लघु हिमालय और सबसे बाहरी शिवालिक रेंज। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके बीच में कुछ लंबी घाटियां बनती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। जी हाँ, देहरादून वाला दून। मल्टीपल चॉइस सवालों में ये दून वर्ड अक्सर फंसा देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन और पूर्वी सीमा पर मौजूद कुछ खास पहाड़ियां। देखिए, हिमालय को सिर्फ नॉर्थ साउथ ही नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली महान नदियों के आधार पर भी बांटा गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि कौन सी नदियां किस क्षेत्र का बॉर्डर बनाती हैं। जैसे कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच वाले हिस्से को पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसे याद करने की ट्रिक बनाना बहुत काम आता है। पूर्वी पहाड़ियों और घाटियों की बात करें तो चीजों को उनकी जगह से जोड़कर याद रखना चाहिए। जैसे कि क्या कभी सोचा है कि वो महंगा और शानदार केसर कश्मीर में ही इतने अच्छे से क्यों उगता है? क्योंकि वहां की करेवा मिट्टी इसके लिए एकदम परफेक्ट है। ये सवाल एसएससी का एकदम फेवरेट है, इसे जरूर याद रखिएगा। और पूर्वांचल की पहाड़ियों से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम्स में बार बार लौट कर आता है। मणिपुर की लोकटक झील। ये झील केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि यह धरती का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो पानी पर तैरता है।
बिल्कुल सही सुना, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क। चलिए अब बात करते हैं उन रास्तों की जो इन पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं, यानी महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे या माउंटेन पासेस। ये पहाड़ एक तरह से बहुत बड़ी और मजबूत दीवारें हैं, तो इनके आर पार जाने के लिए हमें इन दर्रों की जरूरत होती है। ये भारत के रणनीतिक प्रवेश द्वार हैं। इसमें लिपुलेख दर्रे की पोजीशन सबसे खास है क्योंकि ये एक ट्राई जंक्शन है, यानी ये एक ही जगह पर उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। तो चलिए अब समय है एक क्विक टेस्ट का। देखते हैं कि अभी तक डिस्कस की गई चीजों में से कितना कुछ दिमाग में छप गया है। ये रहे 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सवाल नंबर 1, दुनिया का सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर यानी नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सा है? थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर। इसका सही जवाब है ताजिकिस्तान में मौजूद फेजेनको ग्लेशियर। दूसरा सवाल, कुमाऊं हिमालय किन 2 नदी प्रणालियों के बीच बसा है? अगर नदियों वाला वो डिवीजन याद आ रहा है तो इसका सही जवाब है कुमाऊं हिमालय ठीक सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। तीसरा सवाल, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो लोकटक झील पर है, भारत के किस राज्य में है? अभी पूरब की पहाड़ियों की बात की थी हमने। जी हां, बिल्कुल सही, इसका जवाब है मणिपुर। चौथा सवाल, वो बेहद अहम जोजिला दर्रा किन 2 प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? नॉर्थ के उन रास्तों के बारे में सोचिए। जोजिला दर्रा महत्वपूर्ण रूप से श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ने का काम करता है। और हमारा आखिरी सवाल, भारत के अंदर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका जवाब है 8598 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम में स्थित माउंट कंचनजंगा। तो आज का ये विश्लेषण यही खत्म होता है, पर जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हिमालय युवा वलित पर्वत हैं जो जमीन के नीचे प्लेट्स के खिसकने की वजह से आज भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या एग्जाम्स में रटे जाने वाले ये आंकड़े हमेशा ऐसे ही फिक्स रहेंगे, या फिर भूगोल एक लगातार सांस लेती बदलती हुई पहेली है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।